धामी सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक कई विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। वहीं पीआरडी के जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था, जो अब 80 रुपये की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपये प्रतिदिन हो गया है, जिसके लिए मंत्री ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों के हित में लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। पीआरडी जवानों की एक मांग कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए, जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस बढ़ते हुए मानदेय के साथ में हमारे पीआरडी जवान अब ऊंचे मनोबल के साथ में काम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम धामी ने आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होती है, जिस वजह से हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड को स्थायी रूप से आवंटित करने का अनुरोध किया है। क्योंकि हमारे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करनी पड़ती है, जो काफ़ी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है। तो उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें, लगातार सरकार प्रयासरत है और उसी क्रम में क्योंकि सरकार नई गठित हुई है और कई मंत्री बदले भी हैं, उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो अपनी मंशा है, जो अपनी मांग है उनके सामने रखी है और मैं समझता हूँ उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्य व्यवहार को उनके संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जिस तरह सदन में आपातकाल पर पार्टी विशेष के नेता की भांति भाषण दिया, वो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। माहरा ने कहा कि ओम बिरला पर उनके पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। उन्होंने सदन में बिना चर्चा कराए कई अध्यादेश पारित किए। विपक्षी दल के सदस्यों पर बड़ी संख्या में लोकतंत्र की परंपराओं के विपरीत निलंबन की कार्रवाई हुई थी। लोकसभा के स्पीकर को लेकर मेरा जो बयान है वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा का या विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो एक अंपायर की तरह होता है और उसके लिए दोनों ही पक्ष भी और विपक्ष भी बराबर होने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं वो सामने आए, गलत चीज़ें रुकें, परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन ना हो, ये काम उनका होता है। पिछले कार्यकाल में भी जिस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा MPs को निलंबित किया, उसके अलावा राहुल गांधी जी का जिस तरीके से निलंबन हुआ, उनका घर खाली कराएगा, वो बहुत ही अटपटा सा था। और कल मुझे उम्मीद थी कि ये नया कार्यकाल है, शायद इसमें अच्छे उदाहरण पेश किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया, 50 साल पहले भी घटना पे वो बोले और उसकी निंदा करने का आज कोई औचित्य नहीं था। और मुझे ये लगा कि उन्होंने पहले दिन ये इशारा कर दिया कि वो किसके इशारे पे काम करेंगे। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अरुण सैनी देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, करण माहरा का ये बयान, क्योंकि वो अध्यक्ष के पद पर हैं और इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं ओम बिरला के, इसमें अगर हम देखें तो भाजपा का क्या कुछ कहना है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उन्होंने जो है
जो स्पीकर निर्वाचित हुए हैं ओम बिरला दूसरी बार, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं और लगातार कांग्रेस चाहे पिछली बार की बात की जाए तो उनका जो पहला कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाती रही है और अभी भी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने का कहना है कि जो स्पीकर का जो भाषण था वो इस तरीके से लगा था कि जैसे वो सत्ता पक्ष के लिए दिया जा रहा हो, तो इस तरीके को लेकर जो है उनकी कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े किए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी चाहे उत्तराखंड की बात करें या देश भर में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाती रही है। जिस तरीके से 2019 से लेकर 2024 तक के अगर कार्यकाल की बात करें तो कई सांसदों का जो है निलंबन भी हुआ है, तो ऐसे में इसको लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी जो है वो उठाती रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भी इस पर रुख साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस तरीके की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी हार का जो ठीकरा है वो दूसरे के सिर पर फोड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब महारा का ये बयान सामने आया है तो अब भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और ये बड़ा बयान है। जिस तरीके से करण महारा ने कहा है, ये बड़ा हमला बोला है। देखना होगा कि भाजपा की किस तरीके की पूरी प्रतिक्रिया अब देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि सेलाकुई और रुड़की में ये निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मदद से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 अक्टूबर से सभी भारी माल वाहनों, सवारी वाहनों से लेकर निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी इसी सेंटर में कराई जाएगी। फिटनेस देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं। वो उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही। ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु गौर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये ऑटोमेटेड जो सेंटर यहाँ पर और भी खोले जाने की बात हो रही है और अभी काफ़ी जगह पर संचालित हो भी रहे हैं, कितना फ़ायदा इसको देखते हुए यहाँ पर मिलने वाला है परिवहन के लिहाज से अगर देखें तो? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है और ऐसे में तमाम बड़ी संख्या में जो है पर्यटक उत्तराखंड पहुँचते हैं, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे पर्यटन सीजन हो। ऐसे में बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ियों की फिटनेस एक बहुत जुड़ी हुई जो बात हो जाती है, क्योंकि आप ऋषिकेश, हरिद्वार मैदानी क्षेत्रों से आप जब अपर हिमालय रेंज, चाहे मैं बात करूँ केदारनाथ, केदार घाटी हो या गंगा यमुना की जो घाटी हो, उसमें आप प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं वाहनों को जो है खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ अगर बद्रीनाथ राजमार्ग की मैं बात करूँ तो काफी चढ़ाई पर जो है वो मार्ग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाहनों को जो खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब सरकार ने जो है 12 ऑटोमोड फिटनेस सेंटर बनाने जाने की जो है बात उत्तराखंड में गई है और इसमें से जो है 4 सेंटर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में जो है शुरू हो चुके हैं और जबकि सेलाकुई और रुड़की में जो है ये सेंटर अभी निर्माणाधीन है। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार में भी जो है इस सेंटर का काम चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से जो है ये तमाम परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। वहीं 4 फिटनेस जो है तैयार किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जो है इनका काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार ऑटोमोड जो है फिटनेस जो सेंटर हैं उनको लगातार बनाने की पहल लगातार कर रही है कि आने वाले टाइम पे जो पहाड़ों में बड़े हादसे हों, चाहे एक्सीडेंट के जो केस हैं
वो ना हो, जो संक्रामक मोड़ हैं वहां पर जो है मोड़ दिक्कत ना हो, वाहनों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए लगातार सरकार पहल कर रही है कि वाहनों के कारण जो है पहाड़ों में एक्सीडेंट की जो संख्या है उसमें गिरावट आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु, विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से ये ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब सीएम धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से अब खनन माफियाओं की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। सीएम धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। वन विभाग अवैध खनन में लिप्त सभी माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रैशरों को सीज कर दिया है और बाकी स्टोन क्रैशरों की जांच की जा रही है। विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए अवैध खनन के रास्तों पर सुरक्षा खाई खोदकर उन्हें बंद कर दिया है और जो कोई भी इन रास्तों को खोलने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीज़न से और खान विभाग और पुलिस विभाग से सबकी संयुक्त तरीके से मिल करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचंद्रन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार गोपेश्वर में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल और पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है। वोटिंग जो होगी वो स्टेडियम में उत्तराखंड में हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि हरेला पर्व की शुरुआत 16 जुलाई से होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का शुरुआत में लक्ष्य रखा गया है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बताया कि बीजेपी हर साल हरेला पर्व राज्य में मनाती है। इस दौरान बूथ स्तर पर प्लांटेशन का कार्यक्रम भी होता है। विधायक ने जनता से अपील भी की है कि जहां भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उन पेड़ों के महत्व को समझें और उसे बड़ा करने में अपना योगदान दें। और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे हम इसको संगठनात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफ़ी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से हम बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहाँ वो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर वो लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझें और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें।